बिना एक पल गवाए रेवन ने घायल बेयर को लेकर पीछे हटने का फैसला किया और टाइगर को उसकी किस्मत पर वहीं क्लियरिंग में छोड़ दिया। थोड़ी ही देर बाद पेशेंट शेफ उत्साह से वापस आया और बोला कि टाइगर मीट भी एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है और उसे पता है इससे एक कमाल की डिश कैसे बनाई जाती है। लेवी और जैस्पर ने उलझन में उसकी तरफ देखा, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि टाइगर रूट से उसका मतलब आखिर क्या है। फिर लेवी ने कैजुअली कहा कि टाइगर का पूरा शरीर भी काफी क्यूट लग रहा है, तो शायद उन्हें पूरा का पूरा ही पका लेना चाहिए। फिर दोनों ने टाइगर के शरीर को उसके पंजों से पकड़कर क्लिनिक की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। जब वे उस विशाल टाइगर को उठाए किचन में घुसे तो डरे हुए कुक्स की जान ही निकल गई। उधर जोश से भरा पेशेंट शेफ ने नाइफ उठाई और तुरंत उस तथाकथित टाइगर डेलिकेसी को तैयार करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में स्ट्यूड बेयर पॉ डिश भी तैयार हो गई और बड़े गर्व से दूसरे पेशेंट्स को परोसी गई। लेवी और जैस्पर ने भी टाइगर मीट पकाकर तैयार कर लिया और आसपास के सब लोगों को उसे चखने और उनकी कुकिंग स्किल्स का फैसला करने के लिए बुलाया। उधर डरे हुए कुक्स भागते हुए डायरेक्टर के पास पहुंचे और उसे पूरी बात बताई। उन्होंने शिकायत की कि एक पेशेंट अचानक किचन में घुस आया, सामने जो भी था उसे काटना शुरू कर दिया और अब वे अपनी जान के डर से वहां काम ही नहीं करना चाहते। जब डायरेक्टर और कुक्स कैंटीन में घुसे तो सामने का नजारा देखकर उनके दिल बैठ गए। पूरा हॉल ऐसा लग रहा था जैसे अंदर पूरा हंगामा फट पड़ा हो। लोग कराह रहे थे, टेबलें बिखरी पड़ी थीं और अजीब खाने की बदबू अब भी हवा में तैर रही थी। डायरेक्टर एक पल के लिए वहीं जम गया, क्योंकि जो कुछ वह देख रहा था वह सच में डराने वाला था। ये जानने की कोशिश में कि आखिर इतनी बड़ी तबाही हुई कैसे, वह सीधे जैस्पर की तरफ बढ़ा। जैस्पर की अजीब हालत को घूरते हुए उसने गहरी भौहें सिकोड़ लीं और हैरानी से पूछा कि उसने अपने हाथों पर भालू के पंजे जैसे चीजें क्यों बांध रखी हैं। जैस्पर ने झेंपते हुए सिर खुजाया और पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि शुरू में सब लोग खुशी खुशी मिलकर टाइगर मीट चबा रहे थे और बिना किसी दिक्कत के खाना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक सब कुछ काबू से बाहर हो गया और उसी का नतीजा ये अजीब हालात बने। जैसे ही शॉन को समझ आया कि हुआ क्या था, उसके सीने में तुरंत गुस्सा भर गया। उसका चेहरा उतर गया और उसने फौरन तय कर लिया कि इस बेवकूफी भरे हंगामे के पीछे वही मिस्टेरियस शेफ पेशेंट है। एक पल भी बर्बाद किए बिना शॉन ने पक्का फैसला कर लिया कि उस आदमी को तुरंत यहां से हटाया जाए। शेफ जोर जोर से चिल्लाकर विरोध करने लगा कि वह बेगुनाह है और असली दोषी लेवी और जैस्पर हैं। लेकिन वह चाहे जितना भी चिल्लाया, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर डायरेक्टर ने शांत होकर एक अहम सवाल पूछा, आखिर शेफ को ये इंग्रेडिएंट्स मिले कहां से? साफ था कि ये बहुत रेयर और बेहद महंगे थे। शेफ ने तुरंत जवाब दिया कि लेवी और जैस्पर खुद उन जानवरों का शिकार करके लाए थे और उसने बस उन्हें पकाया था। डायरेक्टर ने एक और तरीका अपनाया। गंभीर आवाज में उसने कहा कि अगर शेफ सच सच सब बता दे तो वह उसके लिए एक ठीक ठाक किचन जॉब का इंतजाम कर सकता है। लेकिन शेफ ने जिद में जवाब दिया कि उसे ऐसी जगह काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं जहां हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स ही न हो। ये जवाब सुनते ही डायरेक्टर का सब्र टूट गया। वह जोर से चिल्लाया कि जिन इंग्रेडिएंट्स का उन्होंने इस्तेमाल किया है उनमें से लगभग सब इलीगल हैं और उन्हें इस तरह खुलेआम पकाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द ही असली समस्या साफ हो गई। पेशेंट्स के पेट इतने ताकतवर और अजीब खाने को पचा ही नहीं सकते थे। खतरा समझते ही डायरेक्टर ने तुरंत मेडिकल स्टाफ को आदेश दिया कि विक्टिम्स को क्लिनिक ले जाया जाए ताकि उनका इलाज हो सके।
ये आदेश देने के बाद वह गंभीर चेहरे के साथ लेवी और जैस्पर की तरफ मुड़ा। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अब से वे ऐसे अजीब इंग्रेडिएंट्स कभी भी यूं ही किसी और को नहीं देंगे। उस वक्त डायरेक्टर ने धीरे से अपने आप में आह भरी। इन लोगों की लगातार मची अफरातफरी देखकर उसे सच में लगने लगा था कि पता नहीं वह बुढ़ापा देखने तक जिंदा भी रहेगा या नहीं। उधर सीन बदलकर एक शांत खुले मैदान में चला गया, जहां स्क्वाड के मेंबर्स एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के बाद आराम कर रहे थे। वे शांति से जमीन पर पड़े थे और धीरे धीरे उनकी आंखें खुलने लगीं, जैसे उनकी चेतना वापस लौट रही हो। स्टीवन ने अंगड़ाई ली और जम्हाई लेकर कहा कि उनका इतनी गहरी नींद में सो जाना तो बिल्कुल समझ में आता है। आखिर जैस्पर ने उन्हें मजाक में जिस चीज में डाला था उसे वह बेबी लेवल स्लीप कह रहा था। उसी समय शेरल ने अचानक अपना चेहरा छुआ और महसूस किया कि उसकी स्किन अब बहुत ज्यादा स्मूथ और साफ हो गई है। वहीं विंसेंट ने अपनी मुट्ठियां भींची और समझ गया कि उसके पूरे शरीर में ताकत का जबरदस्त उफान दौड़ रहा है। तभी फ्रैंक अचानक उत्साह से बोल पड़ा। उसने कहा कि सब लोग अपनी रिकवरी में इतने उलझ गए थे कि सबसे बड़ा बदलाव ही नोटिस नहीं कर पाए। दूसरों की तरफ इशारा करते हुए उसने अविश्वास में कहा कि उन सब में से हर एक सच में रैंक 9 तक पहुंच चुका है। इसके बाद फ्रैंक ने अपनी एनर्जी को ध्यान से परखा और जल्दी ही समझ गया कि उसने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। बाकी लोगों की तरह वह भी सफलतापूर्वक 9th रैंक तक पहुंच गया था। पूरा ग्रुप दंग रह गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक्यूपंक्चर जैसी साधारण चीज ने उन्हें इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू दिला दी। अब उनकी नजर में जिन मास्टर्स ने उनका इलाज किया था वे लगभग अमर देवताओं जैसे लग रहे थे। अपनी नई ताकत से उत्साहित होकर विंसेंट ने तुरंत उसे टेस्ट करने का फैसला किया। उसने एनर्जी इकट्ठा की और अपनी ताकतवर स्किल बाइपोलर लाइटनिंग क्लैप छोड़ने की तैयारी की। जैसे ही उसके आसपास एनर्जी बनने लगी, उसके टीममेट्स हैरानी से देखने लगे। 9th रैंक वॉरियर की छोड़ी गई ताकत ने ऐसी फॉर्मेशन बनाई जो बेहद प्रभावशाली दिख रही थी। विंसेंट खुद भी इस नतीजे से बेहद खुश था। बड़ी मुस्कान के साथ उसने कहा कि वापस लौटने के बाद वह जरूर उन मास्टर्स को ठीक से धन्यवाद देगा जिन्होंने उन्हें इस लेवल तक पहुंचाया। लेकिन इससे पहले कि कोई और जश्न मना पाता, एक छोटा फ्लाइंग ड्रोन अचानक उनकी तरफ आ गया। मैकेनिकल आवाज में उसने ऐलान किया कि एक इमरजेंसी मिशन जारी हुआ है और उन्हें तुरंत हेडक्वार्टर्स लौटना होगा। लड़कों ने उलझन भरी नजरें एक दूसरे से मिलाईं, क्योंकि वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि अचानक कैसी क्राइसिस आ गई। फिर भी ड्यूटी पहले थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि मास्टर्स को बाद में धन्यवाद देंगे और तुरंत मिशन के लिए निकल पड़े। स्पेशल फोर्सेस हेडक्वार्टर्स की ओर जाते हुए वे लगातार यही सोचते रहे कि ये सब कितना अविश्वसनीय है। उनमें से किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि वे इतनी अनपेक्षित तरह से 9th रैंक तक ब्रेक थ्रू कर लेंगे। और ये सब उन्हीं मिस्टेरियस मास्टर्स की वजह से हुआ था। वहीं हेडक्वार्टर्स में ट्रेसी ने रिपोर्ट दी कि करीब 1 घंटे पहले मॉनिटरिंग सेंटर ने 8th रैंक डीमन की शक्तिशाली एनर्जी वेव्स पकड़ी थीं। जब स्क्वाड मेंबर्स वहां पहुंचे और ये रिपोर्ट सुनी तो वे दंग रह गए। शहर के पास इतने ताकतवर डीमन का दिखना बेहद गंभीर बात थी। वन-आइड ऑफिसर ने अंदाजा लगाया कि हाल ही में 7th रैंक डीमंस एक के बाद एक शहर के आसपास दिखाई देने लगे थे। अब जब 8th रैंक डीमन भी सामने आ गया तो मामला कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। ट्रेसी ने समझाया कि जब उन्होंने मैप पर उन सारी जगहों को जोड़ा जहां 8th रैंक डीमन दिखा था तो उसकी एक साफ मूवमेंट पाथ सामने आई। अगला अनुमानित पॉइंट शहर के बाहर मौजूद एक नेचर रिजर्व था।
उस पैटर्न के आधार पर उन्हें शक था कि डीमन कैंप शायद सच में उसी इलाके में कहीं छिपा हो। लेकिन एक और संभावना भी थी। डीमन जानबूझकर साफ निशान छोड़ रहा हो ताकि इंसानों को जाल में फंसाया जा सके। ये सिर्फ उन्हें भ्रमित करने के लिए रचा गया नाटक भी हो सकता था। इसी खतरे की वजह से ट्रेसी ने जोर देकर कहा कि लो रैंकिंग वॉरियर्स को इस मिशन पर नहीं भेजा जा सकता। ये बात सुनकर स्टीवन को आखिर समझ आया कि उन्हें इमरजेंसी कॉल पर क्यों बुलाया गया था। उनका मिशन था खुद जाकर ये कंफर्म करना कि ट्रेसी की थ्योरी सही है या नहीं। विंसेंट तुरंत उत्साहित हो गया। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा कि इस काम के लिए वे सबसे सही टीम हैं, क्योंकि वे पहले ही 9th रैंक तक ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। विंसेंट की बात सुनते ही ट्रेसी की आंखें फैल गईं और उसका चेहरा पूरी तरह सदमे से मुड़ गया। लेकिन स्क्वाड के हर मेंबर ने विंसेंट की बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जिन क्राफ्ट्समैन से वे पहले मिले थे, उन्हीं की मदद से वे ब्रेक थ्रू हासिल कर पाए। फिर भी ट्रेसी सावधान रही। उसने कहा कि हालत बेहद अर्जेंट है और पूरे इवैल्यूएशन का समय नहीं है, इसलिए वह उनकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन वन आइड ऑफिसर ने उनकी एनर्जी चेक की और पुष्टि की कि उनकी इंटरनल वेव्स सच में रैंक 8 से ऊपर थीं, मतलब वे सचमुच रैंक 9 पर पहुंच चुके थे। ये पुष्टि सुनकर ट्रेसी ने आखिर राहत की सांस ली। असल में ये अच्छी खबर थी, क्योंकि अगर वहां जाल हुआ या डीमन कैंप मिला तो अब उनके बचने की संभावना काफी बढ़ गई थी। फिर उसने आदेश दिया कि अब जब स्क्वाड मेंबर्स रैंक 9 वॉरियर्स बन चुके हैं तो उन्हें पूरी ताकत के साथ तुरंत निकलना चाहिए। विंसेंट ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि चाहे वहां ट्रैप निकले या नहीं, वे मिशन पूरा करेंगे और सुरक्षित लौटेंगे। वन आइड ऑफिसर ने मन ही मन सोचा कि सुरक्षित लौटना तभी संभव होगा जब उनका सामना रैंक 9 से भी ताकतवर 2 डीमंस से न हो। फिर भी उसने उन चिंताओं को एक तरफ रख दिया। कोई 8th रैंक डीमन आम तौर पर कैंप की असली लोकेशन उजागर नहीं करेगा, तो शायद ये ट्रैप ही था। अच्छी बात ये थी कि उनकी मौजूदा ताकत से वे शायद इससे बच सकते थे। उसे ये भी याद आया कि ये चारों अभी साइकियाट्री डिपार्टमेंट से मिस्टेरियस मास्टर्स की बातें करते हुए आए थे। इससे उसकी जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर वे मास्टर्स असल में कौन थे। और जब बाद में उसे उन लोगों की पहचान पता चली तो वह इतना ज्यादा चौंक गया कि उसका पूरा शरीर अविश्वास में कांप उठा। जल्द ही स्क्वाड अपने मिशन पर निकल पड़ी। जब वे लोकेशन पर पहुंचे तो हैरानी की बात ये थी कि उनके डिटेक्टर्स कुछ भी नहीं दिखा रहे थे। वे समझ ही नहीं पाए कि उन्हें 8th रैंक डीमन की एनर्जी क्यों महसूस नहीं हो रही। उसी वक्त फ्रैंक को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने धीरे से हवा में हाथ बढ़ाया और उसे लगा जैसे उसने किसी अदृश्य चीज को छू लिया हो। अचानक उसका चेहरा उसी अदृश्य सतह से टकरा गया। एक सेकंड बाद फ्रैंक की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि उसे समझ आ गया कि वह क्या था। वे सीधे एक वाटर बैरियर के अंदर घुस आए थे। कुछ ही पलों में पूरी स्क्वाड अपने चारों तरफ ऊंची ऊंची पानी की दीवारों से घिरी मिली। वाटर बैरियर 9th रैंक डीमंस की एक नेचुरल एबिलिटी थी जो सारी डीमन एनर्जी वेव्स को छिपा सकती थी। उसी समय उनका डिटेक्शन सिस्टम आखिर अलार्म बजाने लगा। उसमें बताया गया कि आसपास 6th से 9th रैंक तक के कई डीमंस मौजूद हैं और स्क्वाड को तुरंत पीछे हटने की सलाह दी गई। ये वार्निंग सुनते ही टीम को सच्चाई समझ आ गई। ये जगह सच में एक छिपा हुआ डीमन कैंप थी। फ्रैंक ने तुरंत अपने टीममेट्स के हाथ पकड़े और घबराहट में कहा कि हालात और बिगड़ने से पहले उन्हें अभी इसी वक्त भागना होगा। लेकिन जैसे ही वे हिलने वाले थे
तभी आसमान से कोई चीज भयानक ताकत के साथ नीचे गिरी और सीधे स्टीवन के हाथ में पकड़ी टैबलेट को भेद गई। हेडक्वार्टर्स में ऑपरेटर्स ने चिंता के साथ रिपोर्ट किया कि सेक्रेड डिटेक्टर का सिग्नल काफी देर से गायब है और स्क्वाड से हर तरह का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। उसी पल उस खुले मैदान में एक डरावनी आकृति प्रकट हुई, एक 9th रैंक डीमन जिसे पोलर किट्स्यून कहा जाता था। वह ठंडी मुस्कान के साथ हंसी, मानो उसे मजा आ रहा हो कि ये इंसान सच में उनकी लोकेशन तक पहुंच गए। स्क्वाड मेंबर्स ने तुरंत उस भयावह स्थिति को समझ लिया। उनके सामने इन्नेट आइस बॉडी वाली 9th रैंक डीमन थी, ऐसा दुश्मन जिसे वे सामान्य हालात में कभी हरा नहीं सकते थे। फिर स्टीवन ने एक और डरावनी बात जोड़ी। अगर वाटर बैरियर किसी इन्नेट वाटर बॉडी वाले डीमन ने बनाया है, तो इसका मतलब साफ था कि वहां एक से ज्यादा रैंक 9 डीमंस मौजूद हैं। फॉक्स डीमन हल्के से हंसी और उनसे बोली कि भले ही वे डीमन नेस्ट तक पहुंच गए हों, लेकिन उनमें से कोई भी यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसके तुरंत बाद उसने हाथ उठाया और नुकीली बर्फीली सुइयों का जानलेवा तूफान छोड़ दिया, जो इंसानों की तरफ बरस पड़ा। फ्रैंक ने पल भर में प्रतिक्रिया दी, अपने प्रेयर बीड्स पकड़े और अपनी डिफेंसिव टेक्निक एक्टिवेट कर दी, जिससे एक चमकता हुआ सुनहरा डोम बना जिसने पूरी टीम को ढक लिया। वह शील्ड हैरान कर देने वाली तरह से मजबूत निकली। जो भी बर्फीली सुई उससे टकराती, वह तुरंत चकनाचूर हो जाती और अंदर मौजूद किसी तक पहुंचने से पहले ही बेअसर टुकड़ों में बिखर जाती। शरल ने तुरंत रिएक्ट किया और अपनी सीक्रेट टेक्निक का सेकंड फॉर्म 6-फोल्ड रेस्टोरेशन पिल एक्टिवेट कर दिया। स्टेडी हाथों और पक्के इरादे के साथ उसने हीलिंग एनर्जी सीधे फ्रैंक की तरफ भेजी, उम्मीद करते हुए कि ये ताकतवर दवा उसे उस भयानक दबाव को झेलने में मदद करेगी। जैसे ही हीलिंग एनर्जी हवा में फैलने लगी, सबने अचानक अपने ऊपर हलचल महसूस की। आसमान में ऊंचाई पर कुछ दिखाई दिया और वह डराने वाली रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही सेकंड में वह आकृति साफ दिखने लगी। वह एक 5th रैंक डीमन था, जिसे आयरन बीक्ड वुडपेकर कहा जाता था, एक खतरनाक क्रीचर जिसके फेदर्स धातु जितने सख्त थे और जिसकी चोंच बहुत बड़ी और उस्तरे जैसी तेज थी। उस डीमन ने तेज चीख मारी और तुरंत अपनी आयरन बीक स्किल एक्टिवेट कर दी। वह सीधा नीचे झपटा और अपनी सख्त हो चुकी चोंच गोल्डन डोम पर दे मारी। वार इतना भयानक था कि प्रोटेक्टिव बैरियर पर तुरंत एक बड़ी दरार फैल गई। जैसे ही विंसेंट ने वह ओपनिंग देखी, उसने एक पल की भी देर नहीं की। वह तुरंत दरार की तरफ भागा और अपनी पर्पल लाइटनिंग टेक्निक छोड़ दी, एक ताकतवर एनर्जी बोल्ट सीधा उस हमलावर वुडपेकर पर दागते हुए। वह लाइटनिंग स्केल बेहद जबरदस्त थी। लगते ही डीमन का शरीर बुरी तरह झटके खाने लगा, फिर वह पूरी तरह बेहोश होकर आसमान से नीचे गिर पड़ा और जमीन पर जोरदार धमाके के साथ आ गिरा। लेकिन उनकी ये छोटी सी राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। जब उन्होंने फिर ऊपर देखा तो समझ आया कि गिरा हुआ वुडपेकर अकेला नहीं था। अब पूरा का पूरा आयरन बीक्ड वुडपेकर्स का झुंड काले बादल की तरह उनकी तरफ उड़ता चला आ रहा था। देखते ही देखते आसमान चीखते हुए डीमंस से भर गया। वह फ्लॉक लगातार गोल्डन डोम पर हमला करने लगा और उनकी मार फॉक्स डीमन की बरसती हुई जानलेवा बर्फीली सुइयों के साथ मिल गई। दुश्मन बस बहुत ज्यादा थे। टीम चाहे जितनी कोशिश कर ले, डोम पर पड़ रहे लगातार और बेहिसाब हमलों का सामना कर पाना उनके लिए मुश्किल हो गया। फ्रैंक ने दांत भींच लिए और अपनी पूरी ताकत लगाकर बैरियर को बनाए रखने की कोशिश करने लगा। शरल उसके पास खड़ी होकर लगातार हीलिंग एनर्जी से उसका साथ दे रही थी, लेकिन दोनों मिलकर भी ये काफी नहीं पड़ रहा था। फ्रैंक की हालत बिगड़ती देखकर शरल को तुरंत एक डरावनी बात समझ आ गई।
फ्रैंक ज्यादा देर तक इस डोम को खड़ा नहीं रख पाएगा। अगले ही पल उसका डर सच हो गया। उसने अचानक देखा कि फ्रैंक के मुंह से खून फूट पड़ा, क्योंकि भयानक दबाव उसके शरीर को तोड़ना शुरू कर चुका था। आखिरकार फ्रैंक के पैर जवाब दे गए और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। जैसे ही वह ढहा, चमकता हुआ गोल्डन डोम बुरी तरह डगमगाया और फिर पूरी तरह गायब हो गया। फ्रैंक ने मुश्किल से सिर उठाया तो उसने देखा कि एक आयरन बीक्ड वुडपेकर सीधा उसकी तरफ झपट रहा है। उसकी जानलेवा चोंच सीधे उसके माथे को निशाना बना चुकी थी। लेकिन डीमन के वार करने से ठीक पहले उसके पीछे से अचानक एक भयंकर हवा का झोंका फट पड़ा। उस ताकतवर झोंके ने हवा को चीर दिया और हमला कर रहे कई बर्ड्स को टुकड़ों में काट डाला। क्लियरिंग के बीचों बीच एक साधारण केन अचानक एक तेज स्वॉर्ड में बदल गई। वह वेपन जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ी और सीधा फॉक्स डीमन की तरफ जा लगी, जो आखिरी सेकंड पर बड़ी मुश्किल से उस हमले से बच पाई। फॉक्स ने ब्रांच पर उतरते हुए हल्का सा अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने मन ही मन मान लिया कि जो भी उस वेपन को कंट्रोल कर रहा है, उसकी ताकत काफी जबरदस्त है। वह फ्लाइंग स्वॉर्ड जंगल में उसका पीछा करती रही। वह पेड़ों के बीच फुर्ती से छलांग लगाती रही और मन में सोचती रही कि 9th रैंक ह्यूमंस की ताकत वाकई कमाल की है। अचानक एक कान फाड़ देने वाला धमाका पूरे क्लियरिंग में गूंज उठा और धूल, टूटी शाखाएं और एनर्जी की लहरें हर दिशा में फैल गईं। स्टीवन ने अपने शरीर में बची हुई आखिरी ताकत तक इकट्ठी कर ली थी। एक दहाड़ के साथ उसने अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक्स में से एक छोड़ दी और अपनी बाकी बची सारी एनर्जी उसी हमले में झोंक दी। विंसेंट भी तुरंत उसके साथ जुड़ गया। उसने अपना हाथ जमीन पर रखा और दो विशाल पोलर थंडरबोल्ट्स बुलाए, जो चकाचौंध कर देने वाली ताकत के साथ ऊपर की तरफ फट पड़े। लेकिन स्पेल पर ध्यान लगाते हुए विंसेंट एक डरावनी चीज नोटिस ही नहीं कर पाया। उसी पल किट्स्यून चुपचाप उसके पीछे आ चुकी थी। मौका परफेक्ट देखकर उसने शांत चेहरे के साथ अपनी एबिलिटी से एक आइस स्पीयर बनाया और वह जानलेवा हथियार सीधा विंसेंट की पीठ की तरफ फेंक दिया। जब विंसेंट आखिर मुड़ा तो उसका दिल जैसे रुक ही गया। एक उस्तरे जैसी तेज बर्फ की स्पीयर पहले ही सीधी उसकी तरफ उड़ती चली आ रही थी। टकराने से ठीक पहले के उस आखिरी पल में उसने बस इतना देखा कि शेरल अचानक उसके सामने आ गई और आने वाले हमले की तरफ अपनी पीठ कर ली। वह बिना एक पल सोचे उसे बचाने के लिए आगे कूद पड़ी थी। आइस स्पीयर सीधे उसके शरीर के आर पार निकल गई, उसकी छाती को पूरी तरह भेदते हुए। तुरंत उसके मुंह से खून बह निकला। विंसेंट ने पूरी दहशत में देखा कि शेरल का शरीर कमजोर पड़ गया और वह जमीन की तरफ गिरने लगी। बिना सोचे विंसेंट झटके से आगे बढ़ा और गिरने से पहले ही उसे थाम लिया। उसने शेरल को अपनी बाहों में लिया और तुरंत उन दोनों के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दिया। नीचे देखते ही उसने पाया कि शेरल का पूरा शरीर खून में भीग चुका था। फिर भी इतनी भयानक चोट के बावजूद उसने धीरे से कहा कि अजीब बात है, उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। शेरल ने फिर से 6-फोल्ड रिकवरी टेक्निक इस्तेमाल की और हीलिंग एनर्जी खुद की तरफ मोड़ दी। उसी वक्त स्टीवन और फ्रैंक भी जल्दी जल्दी उनके पास आ गए और दोनों खुद भी बुरी तरह घायल थे। विंसेंट ने जल्दी जल्दी तनाव भरी आवाज में कहा कि उन्हें बचा रही डिफेंसिव फॉर्मेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी और उसने उन्हें तुरंत यहां से निकल जाने का आदेश दिया। स्टीवन ने सिर हिलाया और अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटा ली। उसने बाइपोलर वोर्टेक्स नाम की एक ताकतवर स्किल एक्टिवेट की, जिसने हवा में एक घूमता हुआ पोर्टल खोल दिया। घबराहट भरी आवाज में उसने अपने टीममेट्स पर चिल्लाकर कहा कि जल्दी करो और डीमंस के रोकने से पहले पोर्टल के अंदर निकल जाओ।
उसी समय शेरल ने एक और स्पेल कास्ट किया। उसने अपने पास बची सारी हेवनली पिल्स बुला लीं और उन्हें फ्रैंक और स्टीवन की तरफ उड़ा दिया। दोनों आदमी ये समझते ही सन्न रह गए कि उसने क्या किया है। उसने अभी अभी वे आखिरी हेवनली पिल्स उन्हें दे दी थीं, जो उसे जिंदा रखने में मदद कर रही थीं। शांत आवाज में उसने समझाया कि फॉर्मेशन को बाहर से उसकी एनर्जी के सहारे ही चलाया जा सकता है। विंसेंट ने धीमे से जोड़ा कि अगर वह पोर्टल के अंदर चला गया तो फॉर्मेशन तुरंत टूट जाएगी। शेरल पहले ही अपनी हद पर पहुंच चुकी थी और किसी एक को यहीं रुकना ही था। उसने उन्हें सख्ती से कहा कि उन्हें हर हाल में बचना होगा और यहाँ जो कुछ हुआ है उसकी रिपोर्ट डिपार्टमेंट और बाकी कमांड तक पहुंचानी होगी। फ्रैंक घबराकर चिल्लाया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि विंसेंट और शेरल क्या करने वाले हैं। लेकिन तब तक पोर्टल उसे और स्टीवन को अंदर खींचना शुरू कर चुका था। पूरी तरह गायब होने से ठीक पहले विंसेंट ने उनकी तरफ देखा और शांति से कहा कि अगले जन्म में वे फिर जरूर कॉमरेड्स बनेंगे। उधर जंगल से कई ताकतवर डीमंस बाहर निकल आए। रीपर मैंटिस, टू हेडेड वुल्फ और थ्री टेल्ड लेपर्ड, ये सब 7th और 8th रैंक मॉन्स्टर्स थे और प्रोटेक्टिव डोम को तोड़ने के लिए तैयार खड़े थे। जो शायद उनके आखिरी पल थे, उनका सामना करते हुए विंसेंट ने आखिर हिम्मत जुटाकर शेरल से अपने असली जज्बात कह दिए। उसने धीरे से बताया कि वह हमेशा से उसे पसंद करता था। उसने कहा कि जब वह पहली बार सेक्रेड ड्यूटी में शामिल हुआ था तब वह बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड था। शेरल ही थी जिसने उसे गाइड किया, उसका ख्याल रखा और उसे और मजबूत बनने की वजह दी। उसी वक्त डोम को एक और डरावने दुश्मन ने घेर लिया, एक 6th रैंक डीमन जिसे टाइटैनिक सेंटिपेड कहा जाता था। शेरल हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि उसने हमेशा उसकी मदद इसलिए की क्योंकि वह सच्चा और दयालु था। उसने माना कि उसे उसकी मुस्कान देखना हमेशा अच्छा लगता था। ये सुनकर विंसेंट ने धीरे से कहा कि उसे भी उसकी मुस्कान उतनी ही प्यारी लगती है। फिर उसने मान लिया कि प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन अब टूटने ही वाली है। उदासी भरी आवाज में उसने कहा कि डीमंस के उसे छूने से पहले बेहतर होगा कि वे दोनों साथ में अपनी जिंदगी खत्म कर दें। शेरल ने बिना हिचकिचाए सिर हिला दिया। उसने कहा कि वह कुछ भी करने को तैयार है, बस उसे उस इंसान के साथ रहना है जिससे वह प्यार करती है। इसके बाद विंसेंट ने आखिरी स्पेल की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक फोरबिडन टेक्निक एक्टिवेट की, जिसके लिए फाइनल एग्जीक्यूशन पूरा करने के बदले अपने ही खून की सैक्रिफाइस देनी पड़ती थी। लेकिन तभी अचानक ठीक वहीं एक जबरदस्त धमाका हुआ जहां डोम खड़ा था और उसने विशाल टाइटैनिक सेंटिपेड को टुकड़ों में उड़ा दिया। उस धमाके से चौंककर फॉक्स डीमन तुरंत उस जगह से दूर छलांग लगाकर हट गई और सुरक्षित दूरी से सीन को देखने लगी। वह सच में हैरान थी। ये इंसान तो जैसे मौत से बिल्कुल डरते ही नहीं थे। उधर बैटलफील्ड से दूर फ्रैंक और स्टीवन पोर्टल के जरिए सफलतापूर्वक निकल गए और एक सुरक्षित जगह पहुंच गए। फ्रैंक तुरंत उछलकर खड़ा हुआ और जिद करने लगा कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके हेडक्वार्टर्स को सब कुछ रिपोर्ट करना होगा। लेकिन उनके हिलने से पहले ही ऊपर से एक अचानक परछाई गिरी और हवा से उन पर हमला कर दिया। उस अजनबी ने सीधी स्टीवन के सिर पर एक भयानक किक मारने की कोशिश की। आखिरी पल में फ्रैंक ने रिएक्ट किया और अपने साथी को बचाने के लिए एक और गोल्डन डोम सम्मन कर दिया। लेकिन अटैकर की ताकत बेहद डरावनी थी। सिर्फ एक ही वार में गोल्डन डोम टूटने लगा और उस पर दरारें पड़ गईं। फिर वह डीमन दोबारा हवा में उठा और स्टीवन की तरफ सीधा एक भारी एनर्जी ब्लास्ट छोड़ दिया। उसका इम्पैक्ट बहुत भयानक था। दोनों आदमी जोर से उछलकर एक पेड़ से जा टकराए
और उनके घावों से तुरंत बहुत तेज खून बहने लगा। जब उन्होंने दर्द से सिर उठाया तो देखा कि उनके ऊपर एक ह्यूमनॉइड डीमन खड़ा है, जिसकी शक्ल अजीब तरह से इंसानों जैसी थी, लेकिन फिर भी साफ तौर पर डरावनी और मॉन्स्ट्रस थी। उस क्रीचर ने इंसानों की कोई भाषा नहीं बोली। उसने सिर्फ एक डरावनी सी फुफकार निकाली। वह एक टेरिफाइंग नेशनल रैंक डीमन था, एक कॉकरोच। शुरू में कॉकरोच डीमन ने उन दोनों आदमियों को अजीब सी उलझन भरी नजर से देखा, जैसे वह किसी अनजाने शिकार को परख रहा हो। फिर बिना किसी वार्निंग के उसने अपना पैर उठाया और पूरी बेरहमी से नीचे दे मारा। साफ था कि वह एक ही भयानक वार में स्टीवन का सिर कुचल देना चाहता था। लेकिन किक लगने से पहले ही फ्रैंक अपनी चोटों के बावजूद अचानक जमीन से उछलकर खड़ा हो गया। जबरदस्त हौसले के साथ वह फिर से कॉकरोच की तरफ दौड़ा और इनकमिंग अटैक को रोकने के लिए अपना प्रोटेक्टिव गोल्डन डोम सम्मन कर लिया। बैरियर को संभाले रखते हुए फ्रैंक ने घबराहट में स्टीवन की तरफ मुड़कर चिल्लाया कि वह तुरंत यहां से निकल जाए। उसकी आवाज में तनाव और बेचैनी साफ थी, क्योंकि वह जानता था कि अब एक पल और रुकना मतलब पक्की मौत है। स्टीवन धीरे धीरे खड़ा हुआ और सहारे के लिए अपने केन पर पूरा वजन डाल दिया। मुश्किल से सांस लेते हुए उसने कहा कि इस मॉन्स्टर की ऑरा उन 9th रैंक डीमंस से कहीं ज्यादा डरावनी है, जिनका उन्होंने पहले सामना किया था। उस क्रीचर से निकलने वाला दबाव हद से ज्यादा भारी था। बस उसके सामने खड़े होने भर से स्टीवन का शरीर बोझिल और अकड़ा हुआ लगने लगा, जैसे किसी अदृश्य जंजीरों ने उसकी हरकतें रोक दी हों। फिर भी स्टीवन ने शांत आवाज में कहा कि अगर उसने हाल ही में 9th रैंक में ब्रेक थ्रू न किया होता तो वह उस स्पेल को आजमाने लायक भी नहीं होता जो वह अब इस्तेमाल करने जा रहा है। ये सुनते ही फ्रैंक का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसी पल उसे पूरी तरह समझ आ गया कि स्टीवन क्या करने वाला है। बिना एक पल गवाए फ्रैंक ने अपना हाथ उठाया और आगे झपट पड़ा, सिर्फ अपने दोस्त के लिए वक्त खरीदने के इरादे से। उसे अच्छी तरह पता था कि स्टीवन ने अगर वह टेक्निक पूरी कर ली तो फिर पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। फ्रैंक ने अपनी स्किल आरत स्फीयर्स फिस्ट एक्टिवेट की और कॉकरोच डीमन के चेहरे पर सीधा एक जबरदस्त मुक्का दे मारा। उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत तक उस एक वार में झोंक दी, अपनी सारी रिमेनिंग एनर्जी को उस डेस्परेट अटैक में समेटकर। लेकिन डीमन ने जैसे इस पर कोई खास रिएक्शन ही नहीं दिया। फ्रैंक का हमला उसे बस मामूली सी परेशानी जैसा लगा, मानो उससे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। अगले ही पल कॉकरोच ने बड़ी सहजता से आगे किक मारी। उसका पैर भयानक ताकत के साथ फ्रैंक के पेट में धंसा और उसे जमीन पर दूर तक उड़ाकर फेंक दिया। फ्रैंक के मुंह से खून फूट पड़ा जब वह एक तरफ जा गिरा। लेकिन ये सब होते हुए भी स्टीवन बिना रुके अपना स्पेल तैयार करता रहा। उसके चारों तरफ हवा की ताकतवर धाराएं तेजी से घूमने लगीं, उसके शरीर के इर्दगिर्द ऐसे चक्कर काटते हुए जैसे कोई तूफान आकार ले रहा हो। स्टीवन ने धीरे से कहा कि वह हवा को ऐसे इस्तेमाल करेगा जैसे वह उसके हाथ में पकड़ी हुई कोई ब्रश हो। जैसे जैसे वह स्पेल पर फोकस करता गया, उसके दिमाग में अचानक पुरानी यादें उभरने लगीं। बहुत समय पहले वह एक शांत सेमेट्री में गया था। उस दिन फ्रैंक भी उसके साथ था और वहीं एक छोटा लड़का भी ग्रेव्स के पास चुपचाप खड़ा था। वह बच्चा रोने लगा था और उसने माना कि जब भी स्टीवन किसी मिशन पर जाता है उसे हमेशा डर लगता है। उसने कहा कि उसे हर वक्त यही चिंता सताती रहती है कि कहीं एक दिन स्टीवन वापस ही न लौटे। लड़का जानता था कि स्टीवन एक सच्चा वॉरियर है जो आम लोगों की रक्षा करता है, बिल्कुल उसके अपने पेरेंट्स की तरह। ड्यूटी की बात समझने के बावजूद उसे खो देने का डर उसके दिल से जाता ही नहीं था। उस बच्चे ने उससे एक ऐसी बात कही थी
जिसे स्टीवन कभी नहीं भूल पाया। अगर कोई वॉरियर कभी मरने का फैसला करे तो उसे याद रखना चाहिए कि कोई उसका इंतजार कर रहा है और उसे जिंदा लौटते देखने का सपना देख रहा है। लड़के ने कहा था कि अगर स्टीवन गायब हो गया तो उसकी अपनी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तब स्टीवन घुटनों के बल बैठा था और उसने अपनी तर्जनी उठाकर उस लड़के के सामने एक छोटा सा व्हर्लविंड बना दिया था। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा था कि वह बुक ऑफ हेवन की रहस्यमय राइटिंग्स पढ़ रहा है। उसी पल स्टीवन ने उस बच्चे से चुपचाप एक वादा किया था, ऐसा वादा जिसे वह कभी तोड़ना नहीं चाहता था। अब वर्तमान में लौटते हुए स्टीवन ने अपना स्पेल जारी रखा और कहा कि अब धरती खुद उसके कंट्रोल में पेपर जैसी बन जाएगी। कॉकरोच डीमन समझ गया कि हालात खतरनाक होते जा रहे हैं और वह तुरंत स्टीवन की तरफ झपटा। उसकी प्लानिंग सीधी थी, स्पेल पूरा होने से पहले स्टीवन पर हमला करो। लेकिन एक बार फिर फ्रैंक लड़ाई में कूद पड़ा। अपनी बची हुई आखिरी ताकत के सहारे वह आगे बढ़ा और डीमन को स्टीवन से दूर धकेल दिया। हांफते हुए उसने कहा कि अगर स्टीवन ने अपनी टेक्निक पूरी करने की ठान ली है तो अगले जन्म में वह खुशी खुशी उसकी शील्ड बनेगा। लेकिन अफसोस, फ्रैंक का शरीर अब अपनी आखिरी हद पर पहुंच चुका था। डीमन ने बहुत आसानी से उसका हमला रोक लिया और एक बेरहम हाथ से उसका सिर पकड़ लिया। अगले ही पल कॉकरोच ने अपनी पकड़ कस दी और फ्रैंक की खोपड़ी कुचल दी, उसे उसी वक्त मार डाला। उसके बाद मॉन्स्टर ने बिल्कुल ऐसे फ्रैंक की खून से लथपथ लाश को एक तरफ फेंक दिया जैसे वह कोई कचरे का टुकड़ा हो। लेकिन स्टीवन के चारों तरफ घूमती हवाओं ने उसी वक्त उस बॉडी को तूफान के बीच की तरफ खींच लिया और फ्रैंक का खून उन हिंसक हवा की धाराओं में मिलना शुरू हो गया। डीमन थोड़ा पीछे हट गया और दिलचस्पी से देखने लगा। स्टीवन के आसपास खून और हवा से बना एक अजीब स्फीयर तेजी से घूमने लगा। स्टीवन ने शांत स्वर में कहा कि इस पल के बाद उसका अपना खून उसकी फाइनल टेक्निक की इंक बनेगा। अचानक एक भयंकर धमाका हुआ। डीमन ने बस हल्का सा शरीर एक तरफ झुकाया, पूरी तरह यकीन में कि ऐसा हमला उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन सिर्फ एक सेकंड बाद उसे कुछ अनपेक्षित महसूस हुआ। उसके गाल पर एक गहरी खरोंच उभर आई थी। जब डीमन ने फिर से ऊपर देखा तो उसके सामने एक डरावना नजारा था। जहां स्टीवन खड़ा था वहां अब सिर्फ उसका स्केल्टन सीधा खड़ा बचा था। उसके शरीर का सारा मांस गायब हो चुका था, लेकिन हड्डियां अब भी मजबूती से खड़ी थीं। कॉकरोच सदमे में उसे घूरता रह गया। उसी वक्त फॉक्स डीमन उड़कर उसके पास आ गई। उसने शांत आवाज में पूछा कि क्या उन्हें शहर पर प्लान्ड असॉल्ट को फिलहाल टाल देना चाहिए। कॉकरोच ने डीमंस की कड़क भाषा में ठंडे अंदाज में जवाब दिया। उसे सुनकर फॉक्स ने बस आज्ञाकारी ढंग से सिर झुका दिया। उधर बहुत दूर हेडक्वार्टर्स में वन आइड ऑफिसर लेवी और जैस्पर के लिए तैयार किए गए स्पेशल फोर्सेस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेसी ने ऐसे एग्रीमेंट्स करवाने का फैसला क्यों किया। उनके बिना वे दोनों आदमी कभी अपनी मौजूदा ताकत तक नहीं पहुंचते। ध्यान से सोचने के बाद उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, यूनिट में सबसे ताकतवर वॉरियर अभी भी वही है और वह चीजों को इस तरह बढ़ने नहीं दे सकता। तभी ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला और ट्रेसी घबराई हुई अंदर भागती आई। उसने बेबस होकर चिल्लाते हुए कहा कि सेक्रेड ड्यूटी स्क्वाड के मेंबर्स पूरी तरह गायब हो गए हैं। ये खबर सुनते ही वन आइड मैन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुछ देर बाद वह खुद उस बैटलफील्ड पर पहुंचा जहां स्टीवन का स्केल्टन अब भी सीधा खड़ा था। गम से टूटकर वन आइड मैन धीरे धीरे उन अवशेषों के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। ट्रेसी ने बताया कि पहले ही एक और सर्च टीम भेजी जा चुकी है,
लेकिन वन आइड मैन गुस्से में बोला कि अगर 9th रैंक वॉरियर्स का एक ग्रुप यहाँ पहले ही खत्म हो चुका है तो दूसरी स्क्वाड भेजना मतलब उन्हें मरने के लिए भेजना होगा। उसने कहा कि 9th रैंक से ऊपर ताकत सिर्फ उसी के पास है, इसलिए वह खुद जाएगा। जब उसने सच में अपने आसपास का बैटलफील्ड देखा तो वहां की तबाही देखकर उसका चेहरा डर से विकृत हो गया। थोड़ा मुड़ते ही उसने पास ही एक और बॉडी पड़ी देखी। जैसे ही उसने फ्रैंक की बुरी तरह टूटी फूटी लाश को पहचाना, उसका पूरा शरीर सदमे और दुख से कांप उठा। वह ये नजारा सह नहीं पाया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगा। कुछ पल बाद उसने सावधानी से फ्रैंक की बॉडी उठाई और उसे वहां से ले जाने की तैयारी की। फिर उसने स्टीवन के स्केल्टन से धीमे से कहा कि उसने बहुत अच्छा किया और अब वह आखिर आराम कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसने स्टीवन के कंधे को छुआ, उसे अचानक अपनी हथेली और उन हड्डियों के बीच एनर्जी की एक चमक महसूस हुई। जैसे ही उसे समझ आया कि ये बेहद ताकतवर रेसिडुअल इंटरनल एनर्जी है, वह घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपना हाथ नीचे घास पर रख दिया। कुछ ही पलों बाद जमीन पर एक विशाल चमकता हुआ सील उभर आया। ताकतवर एनर्जी वन आइड मैन के शरीर के चारों तरफ फैलने लगी। ध्यान से देखते हुए उसे समझ आया कि स्टीवन ने इस एनर्जी के अंदर अपना आखिरी मैसेज छोड़ दिया है। उस मैसेज से पता चला कि उनका आखिरी डेस्टिनेशन सच में डीमन कैंप ही था। वह एक इनविजिबल बैरियर के पीछे छिपा था जो उसकी एनर्जी को पूरी तरह छुपा रहा था। वहां 5th रैंक आयरन बीक्ड वुडपेकर्स का एक बहुत बड़ा झुंड भी था जो आर्मोर को भेज सकता था, और साथ ही एक 9th रैंक आइस बॉडी डीमन और एक ताकतवर सेंसिंग डीमन भी मौजूद था। स्टीवन के मैसेज ने यह भी कंफर्म किया कि उन डीमंस में से एक के पास नेशनल लेवल स्ट्रेंथ थी। इसके थोड़ी देर बाद उस ग्लोइंग सील ने आसमान की तरफ एनर्जी की चेन्स छोड़नी शुरू कर दी, जो बाहर फैलती गईं और एक प्रोटेक्टिव डोम बनाने लगीं। वह डोम फैलता ही गया जब तक कि आखिरकार उसने पूरे शहर को कवर नहीं कर लिया। वन आइड वॉरियर को समझ आ गया कि इस टेक्निक के अंदर स्टीवन की छोड़ी हुई इंटरनल एनर्जी की मात्रा बेहद खतरनाक हद तक शक्तिशाली थी। यह एक ऐसी फॉर्मेशन थी जिसे एक ऐसे वॉरियर ने बनाया था जिसकी ताकत 9th रैंक से भी आगे निकल चुकी थी। जैसे जैसे वह शक्तिशाली संरचना हवा में फैल रही थी, लेवी और जैस्पर ने भी अपने सिरों के ऊपर अजीब चमकते सिंबल्स तैरते देखे, जैसे हवा में लिखावट के टुकड़े बह रहे हों। जल्द ही एनर्जी की चमकती चेन्स में से एक शहर की दीवारों से बहुत दूर तक फैल गई। वह लंबी दूरी तय करती हुई आखिरकार शहर के बाहर कहीं चुपचाप खड़े एक ब्लॉन्ड लड़के तक जा पहुंची। वह लड़का सिलास था, स्टीवन का ग्रैंडसन, वही बच्चा जो कभी अपने दादा के खतरनाक मिशंस से लौटने का इंतजार किया करता था। बहुत पहले स्टीवन ने उस लड़के से एक वादा किया था। अगर किसी दिन वह लड़ाई से वापस न लौट पाया तो वह इसी खास ताकत का इस्तेमाल करके उसे अपना आखिरी फेयरवेल भेजेगा। जब सिलास ने आसमान की तरफ देखा तो उसके सामने धीरे धीरे चमकते हुए अक्षर बनने लगे और वे मिलकर उसके दादा का छोड़ा हुआ एक मैसेज बन गए। जैसे ही लड़के ने वह मैसेज पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें जल्दी ही आंसुओं से भर गईं, जिन्हें अब वह रोक नहीं पा रहा था। उस लेटर में स्टीवन ने बहुत नरमी से लिखा कि अफसोस, अब उसे सिलास को पीछे छोड़कर जाना पड़ रहा है, और उसने उससे कहा कि अब से वह अपना अच्छे से ख्याल रखे। उसने माना कि फैमिली के बिना जिंदगी उस लड़के के लिए आसान नहीं होगी, लेकिन साथ ही स्टीवन को सिलास की ताकत पर गहरा भरोसा था और उसे पता था कि वह आने वाली मुश्किलों को पार कर लेगा। स्टीवन ने लिखा कि वह उसे इस तरह छोड़कर जाना कभी नहीं चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि बड़ी ताकत के साथ हमेशा बड़ी जिम्मेदारी आती है।
इस दुनिया में हर इंसान के कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जिनसे वह बच नहीं सकता। सिलास इस सच को किसी भी और इंसान से बेहतर समझता था, शायद स्टीवन से भी पहले। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही सिलास एडवांस्ड टाओइस्ट एकेडमी में दाखिल हो चुका था और स्टीवन को उस पर हमेशा बेहद गर्व रहा था। भविष्य में लड़का जो भी रास्ता चुने, स्टीवन दिल से यही चाहता था कि वह हमेशा ऐसे फैसले ले जिन पर उसे खुद गर्व हो। उसने सिलास को हौसला दिया कि वह अपने दिल की सुने, जीने में खुशी ढूंढे और इस दुनिया में जो समय उसे मिला है उसका आनंद ले, क्योंकि इंसान की जिंदगी छोटी होती है और उसे पछतावे में बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैसेज की आखिरी पंक्तियों में स्टीवन ने लिखा कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि सिलास ईमानदारी, खुशी और समृद्धि के साथ जिए। उसके ग्रैंडफादर और पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे और उसके भविष्य के लिए सिर्फ सबसे अच्छा ही चाहते थे। उधर शहर से बहुत दूर रेवन और घायल बेयर डीमन किसी तरह बैटलफील्ड से भाग निकले और लड़खड़ाते हुए एक ऐसी जगह की तरफ बढ़े जो थोड़ी सुरक्षित लग रही थी। घायल बेयर जोर जोर से सुबकता रहा, बार बार यही शिकायत करते हुए कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसे फंसाया गया है। इतने बड़े क्रीचर को घसीटते हुए ले जाना रेवन के लिए बहुत थकाने वाला था। कुछ देर बाद उसके मन में आने लगा कि बेयर को छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि अकेले भागना कहीं आसान होता। लेकिन जैसे ही वह बेयर को पीछे छोड़ने के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक उसके पीछे से एक हाथ निकल आया। उसके रिएक्ट करने से पहले ही किसी ने रेवन डीमन को कसकर पकड़ लिया और अपनी ताकतवर पकड़ में उसके शरीर को जकड़ दिया। हमला करने वाला गरगम नाम का एक गोरिल्ला डीमन था। रेवन को कसकर पकड़े हुए वह गुस्से में उसे झकझोरने लगा और चीफ के फैसलों से जुड़ी कोई बात करने लगा। रेवन ने फौरन कह दिया कि गरगम किस बारे में बोल रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं। फिर अचानक रेवन को एक बात याद आई। कभी एक डीमन ने चीफ से सुझाव दिया था कि डीमंस और ह्यूमंस शायद शांति से साथ रहकर जीने की कोशिश कर सकते हैं। रेवन ने उस आइडिया का जोरदार विरोध किया था। उसके लिए ह्यूमंस के साथ शांति की बात उतनी ही बेवकूफी थी जैसे इंसान उन पिग्स से शांति की बात करें जिन्हें वे काटने वाले हों। उसने माना कि उसने यह अजीब सुझाव सीधे किंग तक पहुंचा दिया था। उसके हिसाब से उसने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि उसे गुस्सा था कि किसी ने ऐसी बकवास सोचने की हिम्मत भी कैसे की। जब किंग ने यह बात सुनी तो उसने उस डीमन को बुलाकर कहा कि वह खुद अपने इस सुझाव की सफाई दे। लेकिन किंग को यह प्रपोजल बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिना एक पल गवाए उसने उस डीमन को मार डाला जिसने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करने की हिम्मत की थी। अब जाकर गरगम्ल को समझ आया था कि उस डीमन को उजागर करने के पीछे रेवन ही था। इसीलिए गरगम्ल यहाँ आया था बदला लेने। रेवन ने बेतहाशा खुद को समझाने और गोरिल्ला को शांत करने की कोशिश की, लेकिन गरगम्ल ने कोई दया नहीं दिखाई। अपनी बेरहम ताकत से उसने रेवन को कुचल दिया और उसके शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ डाला। उसके बाद उसने टूटी हुई लाश को यूं ही कचरे के ढेर के पास फेंका और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। एक पल के लिए उसके दिमाग में अतीत की यादें चमक उठीं, उस समय की तस्वीरें जब उसकी मां अभी जिंदा थी। उधर स्टोरी एक बार फिर बदली और इस बार वापस साइकियाट्रिक क्लिनिक में लौट आई। शाम काफी हो चुकी थी, तभी जास्पर को अचानक एहसास हुआ कि उसकी रिस्ट वॉच गायब है। लेवी ने उसे जिज्ञासा भरी नजर से देखा और पूछा कि शायद वह उसे कहाँ खो आया होगा। लेकिन जास्पर को कुछ भी याद नहीं था। उसकी परेशानी देखकर लेवी ने अच्छेपन से कहा कि वह उसे ढूंढने में मदद करेगा। दोनों ने कमरे में ढूंढना शुरू किया, फर्श पर झुक झुक कर देखते हुए और बेड्स के नीचे चेक करते हुए।
जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि वॉच कमरे में है ही नहीं। शायद जास्पर ने उसे बाहर यार्ड में कहीं गिरा दिया था। लेकिन यार्ड को ध्यान से खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तब लेवी ने कहा कि उन्हें क्लिनिक के बाहर भी देखना चाहिए। थोड़ी ही देर में दोनों लड़के क्लिनिक के बाहर की शांत सड़क पर चलते हुए उसे ढूंढने लगे। जास्पर को शक था कि वॉच वहां नहीं होगी, लेकिन फिर भी वे तलाश जारी रखे हुए थे। तभी सड़क पर उनके पीछे अचानक तेज हेडलाइट्स चमक उठीं। कोई उनकी तरफ गाड़ी चलाकर आ रहा था। जैसे जैसे व्हीकल पास आया, उन्हें समझ आया कि वह एक बड़ी मोटरसाइकिल थी और उस पर बैठा राइडर बहुत विशाल दिख रहा था। पहले तो जास्पर डर गया। उसे लगा जैसे कोई गोस्ट या मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन मोटरसाइकिल बस उनके पास से निकल गई और फिर थोड़ी दूर जाकर अचानक रुक गई। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि राइडर असल में एक ग्रीन हेयर्ड गोरिल्ला डीमन थी। वह और कोई नहीं बल्कि गर्गम थी। उसी पल लेवी के दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन उभरी, जिसने बताया कि उसने एक हाई एनर्जी फूड सोर्स डिटेक्ट किया है जो पूरे 1 महीने की हंगर खत्म कर सकता है। उधर दोनों लड़के आपस में फुसफुसाए और न जाने कैसे इस अजीब नतीजे पर पहुंच गए कि मोटरसाइकिल चलाती हुई वह गोरिल्ला एक्चुअली थोड़ी क्यूट लग रही है। उनकी बात सुनकर गोरिल्ला शर्मा गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ह्यूमंस सच में उसे क्यूट समझते हैं, और वह सोचने लगी कि शायद ह्यूमंस उतने बुरे नहीं हैं जितना सब कहते हैं। लेवी ने सोचा कि शायद गोरिल्ला से बात करने की कोशिश करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है, इसलिए वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन तभी गोरिल्ला ने अचानक होंठ सिकोड़कर लड़कों की तरफ एक फ्लाइंग किस उड़ा दी और दोनों पूरी तरह से शॉक्ड रह गए। उसी पल लेवी और जास्पर को समझ आ गया कि उसे क्यूट कहना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। एक शब्द भी और बोले बिना दोनों लड़कों ने फौरन तय कर लिया कि यहाँ से निकल लेना ही बेहतर है, और वे जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद गोरिल्ला ने सिर उठाया और देखा कि कोई जाना पहचाना शख्स उसकी तरफ आ रहा है। आने वाले ने उससे कहा कि किंग ने आदेश दिया है कि वह तुरंत डीमन कैंप वापस लौटे। लेकिन गोरिल्ला ने उस आदेश को नजरअंदाज कर दिया और सीधा उसके चेहरे पर मुक्का दे मारा। वह वार इतना ताकतवर था कि प्रेइंग मैंटिस डीमन का सिर उसी पल धड़ से अलग होकर उड़ गया। इसके बाद गोरिल्ला ने आराम से अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से निकल गई। लेकिन मैंटिस अकेला नहीं आया था। बाकी डीमंस वाटर बैरियर के नीचे छिपे हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपने साथी को मरा हुआ देखा, वे बाहर निकल पड़े उस ट्रेटर का शिकार करने के लिए जिसे किंग काफी समय से ढूंढ रही थी। उन्हें यह पता ही नहीं था कि गोरिल्ला ने ही चुपके से उनकी लोकेशन ह्यूमंस को बता दी थी। कुछ मैंटिस डीमंस भागती हुई गोरिल्ला के पीछे लग गए, जबकि बाकी लेवी और जास्पर की तरफ बढ़े, जिन्हें अब भी अंदाजा नहीं था कि उनका शिकार किया जा रहा है। जब लड़कों ने अपने पीछे कोई अजीब सी सरसराहट सुनी तो वे मुड़कर देखने लगे, और अचानक उनके ठीक सामने एक विशाल प्रेइंग मैंटिस खड़ी दिखी। हैरानी की बात ये थी कि वे डरे ही नहीं। उसी पल गोरिल्ला ने अपने हाथ से बालों का एक गुच्छा उखाड़ा और उसे जमीन पर फेंक दिया। यह उसकी इननेट एबिलिटी थी। यह एक 8th रैंक टेक्निक थी जिसे एस्ट्रल बॉडी कहा जाता था। गोरिल्ला ने जो बालों का गुच्छा जमीन पर फेंका था वह अचानक एनर्जी से चमकने लगा। एक ही पल में वह गोरिल्ला के कई एक जैसे क्लोन्स में बदल गया और बिना जरा भी रुके वे सीधे हमला कर रहे प्रेइंग मैंटिसेस की तरफ टूट पड़े। उसी समय एक विशाल प्रेइंग मैंटिस डीमन बेबस पेशेंस के ऊपर मंडरा रहा था। उसने अपनी दरांती जैसी बाहें उठा ली थीं और अब वह उन पर जानलेवा वार करने ही वाला था।
लेकिन उसके हमला करने से पहले ही गोरिल्ला का एक क्लोन गजब की रफ्तार से हवा में उछला। उसने बस एक जोरदार मुक्का मारा और मैंटिस का सिर धड़ से अलग हो गया। उसी वक्त सिस्टम ने प्रोटैगनिस्ट को नोटिफाई किया कि डीमन का शरीर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, इसलिए उसे बढ़िया डेलिकेसी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाँ, जरूरत पड़े तो वह लो ग्रेड फूड के तौर पर अभी भी काम आ सकता है। गोरिल्ला इस पूरे नतीजे से काफी खुश लग रही थी। जमीन पर बिखरे पड़े हारे हुए मैंटिसेस को देखकर वह साफ तौर पर बहुत संतुष्ट थी। फिर उसने पीछे मुड़कर लड़कों की तरफ देखा और शरारती अंदाज में उन्हें फिर से विंक किया। यह देखकर दोनों एक बार फिर डर गए। अगले ही सेकंड क्लोन्स हवा में घुल गए और धुएं के छोटे छोटे बादलों की तरह गायब हो गए। उधर असली गोरिल्ला ने आराम से लड़कों की तरफ हाथ हिलाया, जैसे वह पुराने दोस्तों को चीयरफुल गुड बाय कह रही हो। जैसे जैसे वह वहां से ड्राइव करके दूर जा रही थी, उसने मन ही मन सोचा कि शायद डीमंस और ह्यूमंस को दुश्मन बनने की बजाय दोस्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। उसे जाते हुए देखकर लड़कों ने उलझन भरी नजरें एक दूसरे से मिलाईं। दोनों की यही राय थी कि यह गोरिल्ला बेहद अजीब है और शायद उसके दिमाग में कोई बड़ी गड़बड़ है। उधर वन आइड वॉरियर हेडक्वार्टर्स लौटा और पहुंचते ही उसने ट्रेसी को उस डरावने नेशनल रैंक डीमन के बारे में बता दिया जिससे उनका सामना हुआ था। उसने स्टीवन का छोड़ा हुआ मैसेज उसे थमाया और समझाया कि 9th रैंक डीमन की इन्नेट एबिलिटी वाटर कर्टेन की वजह से वे यह पता ही नहीं लगा पाए कि वहां कितने दुश्मन थे और उनकी ताकत कितनी थी। सेक्रेड ड्यूटी स्क्वाड ने सिर्फ यह जानकारी जुटाने के लिए अपनी जान दे दी। यह बात मानना वन आइड मैन के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने कहा कि हाल की रीअसेसमेंट्स के बाद अब डीमन इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ का अंदाजा बदल चुका है और एक नेशनल रैंक डीमन उसकी लेवल से बहुत ऊपर है। ऐसे क्रीचर के सामने वह खुद भी काफी मजबूत नहीं था। यह सुनते ही ट्रेसी को अचानक एक डरावनी बात समझ आई। वह डीमन शायद पहले ही अपने सबॉर्डिनेट्स को शहर के अंदर भेज चुका था ताकि वे चुपके से ह्यूमंस को ऑब्जर्व करें और जानकारी जुटाएं। वह झटके से अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई, उसका चेहरा समझ आते ही सफेद पड़ गया और उसने कहा कि डीमन शायद शहर पर फुल असॉल्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। उधर लेवी और जैस्पर अब भी शहर की सड़कों पर घूम रहे थे और मिसिंग वॉच को ढूंढना जारी रखे हुए थे। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास से गुजरते हुए उन्हें अचानक याद आया कि वही वुमन जिसने कभी उनके लिए वो टेस्टी स्नेक सूप बनाई थी यहीं रहती है। जैस्पर ने कहा कि भले ही उसकी वॉच अभी तक नहीं मिली, फिर भी उन्हें उस वुमन से मिलना चाहिए। लेवी मान गया और बोला कि उन्हें एक छोटा गिफ्ट भी ले लेना चाहिए ताकि वे खाली हाथ न पहुंचें। थोड़ी देर में वे एक छोटी ग्रोसरी स्टोर में घुस गए। सेल्सवुमैन ने जैसे ही देखा कि दोनों लड़के साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के पजामास पहने हुए हैं, वह तुरंत डर गई। लेवी विनम्रता से काउंटर के पास गया और बोला कि वे अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट के तौर पर एक मिल्क बॉक्स खरीदना चाहते हैं। लेकिन फिर उन्होंने झेंपते हुए मान लिया कि उनके पास पैसे नहीं हैं। काउंटर के पीछे खड़ी बेचारी लड़की डर से कांप रही थी। वह साफ तौर पर सामान फ्री में नहीं देना चाहती थी, लेकिन साथ ही जिन लोगों को वह मेंटली अनस्टेबल समझ रही थी उनसे बहस करने से भी डर रही थी। आखिर में उसने घबराई हुई आवाज में कह दिया कि वे मिल्क बॉक्स बस फ्री में ले जा सकते हैं। स्टोर से निकलने के बाद लड़के जल्द ही उस वुमन के घर पहुंच गए। चूंकि रात काफी हो चुकी थी, उन्होंने तय किया कि उसे जगाना ठीक नहीं होगा। इसलिए उन्होंने चुपचाप मिल्क बॉक्स दरवाजे के पास रख दिया और क्लिनिक वापस लौटने की तैयारी करने लगे।
अगली सुबह सोफिया की डॉटर ने अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर रखा बॉक्स देखा और अपनी मां को इसके बारे में बताया। सोफिया ने दरवाजा खोला और हैरान रह गई कि वहां सच में पूरा कार्टन ऑफ मिल्क रखा हुआ था। वह जोर से सोचने लगी कि ऐसा गिफ्ट आखिर किसने छोड़ा होगा। उनकी बात पास में रहने वाले एक बोल्ड मिडिल एज्ड नेबर ने सुन ली। वह आदमी तुरंत अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला और दावा करने लगा कि मिल्क असल में उसी का है। उसके मुताबिक डिलीवरी पर्सन ने गलती से उसे गलत दरवाजे पर छोड़ दिया होगा। सोफिया ने विनम्रता से पूछा कि क्या वह पक्का कह रहा है कि यह ऑर्डर सच में उसी का है। यह सुनते ही वह आदमी बुरी तरह भड़क गया और चिल्लाने लगा। उसने कहा कि सोफिया जैसी औरत को उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है, खासकर जब उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए ऐसा शक करना ही बेतुका है। सोफिया ने तुरंत समझाया कि उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था और उसे समझ नहीं आया कि वह इतना हार्श रिएक्ट क्यों कर रहा है। लेकिन वह आदमी और भी ज्यादा धमकी देने लगा। उसने चेतावनी दी कि अगर सोफिया दूसरे लोगों के मामले में दखल देती रही तो वह उसकी डॉटर के स्कूल जाकर उसके बारे में रूमर्स फैला देगा। डरी हुई सोफिया ने सिर झुका लिया, माफी मांगी और वापस अपने अपार्टमेंट में चली गई। बाद में उसके बेटे ने पूछा कि वह घर एक और मिल्क बॉक्स क्यों लाया है। आदमी ने घमंड से जवाब दिया कि किसी ने सामने वाली वुमन के लिए वह छोड़ा था, लेकिन उसने अपने लिए रख लिया क्योंकि उसे रोकने की ताकत उस औरत में नहीं थी। अचानक उसे लगा कि उसके सिर में एक अजीब सी चक्कराहट फैल रही है। कुछ ही सेकंड में उसके पैर जवाब दे गए और वह जोर से फर्श पर गिर पड़ा। उधर स्टोरी एक दूसरी क्लिनिक में चली गई जहां डॉक्टर ली काम करता था। वह गुस्से में साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के डायरेक्टर को कॉल कर रहा था, शिकायत करते हुए कि उसने अभी हाल ही में कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया था और उसे पहले ही दर्जनों पेशेंट्स मिल चुके हैं। तभी एक नर्स उसके ऑफिस में भागती हुई आई और घबराई आवाज में बोली कि वे दोनों आदमी फिर से आ गए हैं। डॉक्टर ने उसे डर के मारे घूर कर देखा और तुरंत समझ गया कि वह किनकी बात कर रही है। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और घबराहट में चीख उठा। उसके दिमाग में तो उन दोनों को बहुत पहले ही एक 7th रैंक डीमन खा चुका होना चाहिए था। उन्हें तो कब का मर जाना चाहिए था। लेकिन उसी पल उसका सबसे बुरा डर सच हो गया जब लेवी और जैस्पर आराम से उसके ऑफिस में चलते हुए अंदर आ गए। दोनों ने खुश होकर कहा कि डॉक्टर पहले उनसे इतना फ्रेंडली था कि उन्हें उसकी याद आ गई, इसलिए वे उससे मिलने चले आए। उसी वक्त फोन बजा। प्रिंसिपल शॉन कॉल पर था और उसने शांत आवाज में डॉक्टर को बताया कि वह एक जरूरी बात बताना भूल गया था, लेवी और जैस्पर बच गए हैं। उसने समझाया कि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वे बचेंगे, लेकिन लगता है कि वे रात में चुपचाप भाग निकले थे। अब जब वह ऑफिस में उनकी आवाजें सुन पा रहा था तो उसने मान लिया कि वे डॉक्टर से मिलने आए होंगे। यह सब सुनते ही डॉक्टर के चेहरे पर निराशा के आंसू धीरे धीरे बहने लगे। उसे समझ आ गया कि डायरेक्टर ने उसे कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन करवाने के लिए ट्रिक किया था और उसकी फीलिंग्स के साथ खेला था। उसी पल उसने कसम खाई कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। बिना एक और शब्द बोले उसने लड़कों को कंधों से पकड़ा और जल्दी जल्दी उन्हें अपने ऑफिस से बाहर धकेल दिया, कहते हुए कि वे दोबारा यहां वापस न आए।